हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारे क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से शुरू से समझते हुए चलेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत जल्दी इसे हम खत्म कर लेंगे। तो जैसे कि हम चैप्टर के नाम पे जाते हैं, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर आप इसके नाम को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसमें जो मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैटर का मतलब अगर आप समझ गए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। तो मैटर का क्या मतलब होता है? मैटर की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात आती है। डेफिनेशन अगर आप उसकी समझ रहे हैं तो शायद आधा मामला तो वहीं क्लियर हो जाता है। मैटर का डेफिनेशन क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कुछ भी ऐसा जिसके पास अपना भार हो और वो जहां पे रहे वहां की जगह को वो ऑक्यूपाई करे। तो ऐसे में हम देखेंगे तो मैटर तो सब कुछ है। इवन मेरे हाथ का ये मार्कर, मैं खुद, टेबल, चेयर, बोर्ड, हर एक चीज मैटर है। इवन जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन, वो भी मतलब मैटर है। कैसे? मैटर को हम 3 टाइप में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनके बारे में खासियत क्या है क्या नहीं है, हम उसके पहले ये समझते हैं कि मैटर बना किसका होता है। क्या मैटर एक कंटिन्यूअस मास होता है या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं? जैसे कि आप सोचो कि क्या एक वुडन ब्लॉक को आप उठा के देखते हो तो क्या वो टुकड़ों में दिखता है रेत जैसा, या वो एक सिंपल सीधा ब्लॉक है? आप ये सोचोगे कि रेत अलग हो सकती है, क्या वो लकड़ी का टुकड़ा? वो तो कंटिन्यूअस है। लेकिन नहीं, आप अगर एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो वो भी क्या है? वो भी पार्टिकल्स का बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ है। अब उन्हीं पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट होती है, उनका क्या मतलब नेचर होता है, इसी सबको समझते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी लिक्विड और कौन सी गैस होने वाली है। तो आप ऐसे देखें तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हर एक मैटर, इवन आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ क्या है? वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। यहाँ पे आपकी अगर ये चीजें दावा कर रही हैं तो हम इनको आगे समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये चीज क्या होगी? एक्सेप्टेबल लगेगी। अभी तो हम बस ऐसे आपके सामने लाइन बोल रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब उसका क्या कंपोजिशन है हम देखते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स को आप ऐसे सोचो कि आप अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाओगे, जितना आप इमेजिन कर रहे हो उसके भी कई गुना वो छोटा है। वो किस तरीके से अरेंज होते हैं उसी से आपका उसी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो बताता है कि मैटर क्या होने वाला है, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। जैसे आप ऐसे देखिए कि मैटर अगर आपका किस तरीके से पास पास है, दूर दूर है, उनके बीच में क्या अट्रैक्शन है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो ये पार्टिकल्स जो होंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक सबके लिए सेम होगी। फिर वही उनकी अरेंजमेंट आगे बताएगी कि वो मैटर में सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपके नहीं होते, वो उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। वो कंटिन्यूअस, एक लॉग ऑफ वुड जो आप मैंने एग्जांपल दिया, तो वो सीधा सीधा नहीं होता। वो क्या होते हैं? उनके बीच में स्पेस होगा, कितना भी कम होगा लेकिन स्पेस होगा। दूसरी बात क्या कह रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा ना अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमेशा मूव करते रहते हैं। उनके अंदर क्या, आप ऐसे कह सकते हो कि जब वो मूव करें, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मतलब पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल्स के पास अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, अपनी जगह पे वो आगे पीछे घूमते रहते हैं। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे आप ये समझो कि एक जो पार्टिकल है वो अपने बगल वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट भी करता है। जितने पार्टिकल्स उसके बगल में होंगे उनको वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हाँ, अट्रैक्शन यहाँ पे कुछ ना कुछ आप ऐसे सोचो कि उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आप उसको समझने की कोशिश करो। जैसे कि जितना पार्टिकल्स दूर होंगे उतना ही वो कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, जितने पास होंगे उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। पास होने से क्या है, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहेगा। अब इन सब के बेसिस पे इन्हीं सारी चीज देखिए, सारे पार्टिकल, एक एक पार्टिकल जो भी आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है उन सब की ये प्रॉपर्टी है। क्या क्या है? पहली है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल से पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होती है, गैप होता है। दूसरा,
कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तीसरा कि जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं रहते। इसी बेसिस पे जो है आपका मैटर तीन टाइप में डिवाइड हो रहा है, पहला है सॉलिड, फिर दूसरा है लिक्विड और गैस। जैसे कि देखिए सॉलिड में, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं, ठीक है, एकदम पास पास होते हैं। जब एकदम पास पास होते हैं मतलब वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ये पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा पास हैं तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर लग रहा होगा, ज्यादा एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। फिर इससे क्या होगा, जो इससे अपने पास जो खींच रहे मॉलिक्यूल्स ना अपना शेप मेंटेन कर पाएंगे। अगर अपने पास पास वाले मॉलिक्यूल्स को भी अपने पास खींचेंगे तो क्या होगा, इनका शेप मेंटेन रहेगा। तीसरा, इनके पास ना मोशन करने की जगह ही कम है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पार्टिकल से पार्टिकल के बीच का गैप बहुत कम है, तो वहां पे पार्टिकल्स जो है वो मोशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जगह काफी कम है। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड। इसीलिए सॉलिड के पास हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है इनका, और फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। ये क्या है, इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं और इसी वजह से क्या होता है, इनका फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। दूसरा आ जाता है लिक्विड। लिक्विड में आप देखोगे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी इनके पास क्या है, स्पेस ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके पास ज्यादा है। तो इनके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स क्या है, मोशन ज्यादा कर पाएंगे। ज्यादा इनके पास जगह है तो इनके पार्टिकल ज्यादा मोशन कर पाएंगे। और तीसरे पे आता है गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो देख रहे हैं आप, इनके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर है। अब बहुत ज्यादा दूर दूर होने का कारण ये रहेगा कि इनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इनके मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन करते रहेंगे, इतना ज्यादा मोशन करेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि वो इतनी ज्यादा चीजें डिफ्यूज कर जाती कि आप यहीं पे कोई गैस को स्प्रेड करें। सपोज करिए आप एक डीओ का कैन लीजिए, यहीं पे थोड़ा सा सेंट स्प्रे करिए, थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में फैल जाएगा। इतने फैलने की क्षमता गैस के अलावा किसी में नहीं होती क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, जबरदस्त मोशन करते रहते हैं और इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, दूर दूर तक फैल सकते हैं। तो हमने जब सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या ये हमेशा मतलब फिक्स रहने वाली चीज है, कभी ये चेंज होती है। जैसे मतलब कोई चीज सॉलिड है तो क्या वो हमेशा सॉलिड ही रहने वाली है, कोई लिक्विड है तो क्या लिक्विड ही रहेगा, या फिर ये क्या शेप अपने आपस में चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे सोचिए कि चेंज करने वाली बातें होंगी, तो आप पहली एग्जांपल अपने पानी का उठा लोगे। पानी को ही आप कभी कभी ठंडा होकर बर्फ के फॉर्म में देखते हो तो सॉलिड लगता है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर पाते ही गर्म होकर पानी बन जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये लिक्विड है भाई। और अगर आप उसको गर्म कर दो तो वही भाप बन के उड़ जाएगा, तो कहोगे नहीं ये तो गैस था। तो ऐसा है बिल्कुल, जो पार्टिकल्स है, जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करता है। मैटर जो स्टेट चेंज करेगा, तो आप ऐसे सोचिए, यहां से हम क्या करते हैं, इधर तक आने की कोशिश करते। जैसे हम किसी भी चीज को चेंज करने चले हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी के तो मैं ही नहीं बोल पाऊंगा, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता है। आपको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए। तो हम भी क्या करेंगे, इस पार्टिकल, इस मैटर को एनर्जी देंगे। मतलब ऐसे कि नीचे से हमने इसको टेम्परेचर देना चालू किया, गर्मी देनी। हीट होते ही क्या होगा, मॉलिक्यूल जो अभी मूव कर रहे थे धीरे धीरे, अब उनके पास ज्यादा एनर्जी आ गई तो वो ज्यादा तेज तेज मूव करेंगे। ज्यादा तेज मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में ना ये थोड़े से मॉलिक्यूल्स को धक्का मारना चालू करेंगे। धक्का मारने से धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल जब अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देंगे, एक दूसरे को इतना वाइब्रेट करेंगे कि डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कुछ ना कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। ये जो सॉलिड का मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा टेम्परेचर पाते ही लिक्विड जैसा हो गया। लेकिन अगर आप टेम्परेचर देना बंद नहीं करोगे, गर्मी देना बंद नहीं करोगे, तो ये मॉलिक्यूल अभी भी मोशन करते 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 कुछ कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे, यानी गैस बन जाएंगे। तो आपका यही जो पानी का एग्जांपल था आपने देख लिया, उसी को गर्म करने से आइस को आपने बना दिया वाटर, वाटर को और गर्म करके आपने बना दिया गैस। आप इस तरीके से किसी भी जो फ्रीज में रखी हुई चीज जो जम गई है, आप उसको देखो, आप उसको टेम्परेचर देते जाओगे, उसका स्टेट चेंज होता जाएगा। फिर इसी पे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर देखते हैं। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होते जाएगा, आपके बीच में जो सबसे पहले टेम्परेचर देते ही मॉलिक्यूल जो पार्टिकल उसके में एनर्जी आ गई, एनर्जी आने की वो क्या करेगा, वो मोशन करने लगेगा, जल्दी जल्दी मोशन करेगा, उससे डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, स्पेस ज्यादा बढ़ जाएगा। जब स्पेस ज्यादा बढ़ गया तो हो गया ना स्टेट चेंज। फिर
प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर से आप वापस आ जाइए, इधर देखिए, यहां पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक सिरिंज है, ये देखिए, यहां पे इसके पिस्टन लगा हुआ है, यहां पे मान लीजिए आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप जब इसको दबाएंगे, नीचे से कंप्रेस करेंगे इधर सील करके, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में ना जो ये जो ये क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, एक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में दूरी थी, वो क्या हो जाएगी, फोर्सफुली कम होने लगेगी। फोर्सफुली क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। आप देखोगे कि जो ये लिक्विड, जो गैस के मॉलिक्यूल है, पहले दूर दूर थे, अब इनको कंप्रेस करते जा रहे हैं हम लोग, कंप्रेस करते जाएंगे तो कुछ कुछ ऐसा दिखने लगेगा, लिक्विड के जैसा। तो आपने ऐसा कभी देखा है रियल लाइफ में? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। हमारे घर पे एलपीजी का सिलेंडर है, कार्स में सीएनजी रहता है। सीएनजी क्या है, नेचुरल गैस ही तो है, जिसको हम कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं। अभी हमने सेंट का एग्जांपल लिया, हम जो डीओ देखते हैं, डीओ भी कैसा रहता है, उसको शेक करके देखो लिक्विड जैसा लगेगा, लेकिन उसको स्प्रे करोगे तो गैस निकलेगा। क्यों, अंदर वो जब सील किया गया था तो बहुत प्रेशर पे सील किया गया था, बाहर जब उसको स्प्रे कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर में आ जा रहा, तो वहां कोई दबाव नहीं, वो वापस में क्या आ गया, गैस फॉर्म में आ गया। ऐसे ही आप ड्राई आइस की बात सुनते होंगे। ड्राई आइस क्या है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को क्या किया गया है, हमने कंप्रेस कर करके सॉलिड बना दिया है। एक्चुअल में जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर आता है, वैसे ही क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लगता है। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें एक स्टेप मिस हो जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड नहीं बनके डायरेक्ट गैस बनने लगता है। उसमें क्या होता है, सॉलिड से सीधा सीधा गैस पे आएगा, लिक्विड का फेज स्किप कर देगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपने देखा, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं, तो उनका जो रिवर्स ऑर्डर आपने देखा था। टेम्परेचर देने से वो क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो स्पेस है वो घटने लगे, बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। फिर लास्ट टॉपिक हम आते हैं इवापोरेशन पे। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन मतलब होता है कि आप वाटर को या लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, या ऐसा कहिए कि आप उसको हीट दे के उसको क्या कर दे रहे हो, उसका मैटर का स्टेट चेंज कर दे रहे हो। फिर अच्छा हाँ, एक कॉन्सेप्ट आप देखिए इधर, जब आप कभी देखते हैं कि जो स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज कैसे हो जाएगा, क्या जरा सा हीट देने से हो जाएगा, नहीं। इसमें भी आप देखेंगे, ऐसा कभी आप देखिए, महसूस करिए कि जब आप बर्फ को कभी कभी पिघलाते हो, या बर्फ जब पानी बन रहा होता है, तो पानी भी बर्फ जितना ही ठंडा होता है, स्टेट चेंज हो गई रहती है। लेकिन आप देखो ना, टेम्परेचर दे रहे थे, तो टेम्परेचर दे रहे हो तो उसको धीरे धीरे गर्म होना चाहिए ना, लेकिन शुरू में तो वो बर्फ का पानी जो है वो भी बर्फ जितना ठंडा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो शुरू में आपने हीट दी ना, वो शुरू में हीट, उस हीट को यूज कर लिया उस सॉलिड स्ट्रक्चर ने अपना स्टेट चेंज करने के लिए। उस हीट को क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब कर ले गया। उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट होती है जिससे क्या हो जाता है, किसी का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेट ऑफ मैटर है, वो चेंज हो जाए। फिर इवापोरेशन में हमने लेटेंट हीट पढ़ी है। लेटेंट हीट क्या होता है, किसी भी मैटर को अपना स्टेट चेंज करने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे कि आप इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो इवापोरेशन है, वो इवापोरेशन में आपकी कूलिंग इफेक्ट भी आता है। जैसे कि आप गर्मी में बैठे हो, बहुत ज्यादा आपको गर्मी लग रही, अचानक से ना आपको थोड़ा थोड़ा देखोगे पसीना हो रहा है, और पसीना होते ही आपकी बॉडी थोड़ा ठंडा महसूस करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब बाहर क्या आपके शरीर के अंदर का पानी जब स्किन पोर से बाहर आया, तो स्किन पोर से बाहर निकल के इवापोरेट थोड़ी हो पाए। इवापोरेट होने के लिए तो उसको 100 डिग्री चाहिए, वेपर बनने के लिए तो 100 डिग्री चाहिए। तो बाकी का टेम्परेचर वो छोटा सा पार्टिकल कहाँ से ले रहा है, वो थोड़ा सा जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी से ले लेता है। मतलब आपकी बॉडी से हीट ले लिया, तो आपकी बॉडी से हीट गई, मतलब आपकी बॉडी में हीट कम हो गया, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हुआ इसका मतलब आपने ठंडा महसूस किया। सेम हम वो अर्थन पॉट वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे वो मटकी होती है, उसमें आप पानी भरते हो, मटकी में भी क्या होता है, मटकी में भी बहुत सारे पोर्स होते हैं छोटे छोटे। जब आप उसमें पानी भरते हो तो पानी वहां से बाहर आता है पोर्स से, लेकिन बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद डायरेक्ट वेपर बन के उड़ नहीं सकता। वेपर बनने के लिए उसको जितनी हीट की जरूरत है, वो हीट क्या करेगा, घड़े के अंदर से ले लेगा बाकी मॉलिक्यूल से। तो अंदर से जब उसने हीट ले लिया तो वो तो वेपर बन के निकल गया, लेकिन अंदर का उसने हीट लिया तो अंदर क्या हो गया, माहौल ठंडा हो गया। फिर
ऐसे ही जब आप इसका एक एप्लीकेशन और देखते हो, जब गर्मियों में आप देखोगे जब आपकी बॉडी से हीट मतलब पसीना निकल रहा होता है, उस वक्त अगर आप कॉटन के कपड़े ना पहनो तो आपको क्या लगेगा, सारी हीट ट्रैप हो गई है, जो हीट निकल नहीं पा रही। जो हीट निकल जाएगी तो आपको ठंडा लग जाएगा। अगर हीट बाहर से क्या हो रही है, अंदर से बाहर निकल नहीं पा रही है, तो आपकी बॉडी हीट ही रहेगी, आपकी बॉडी गर्म ही रहेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ठंडियों में जो होते हैं गर्म कपड़े पहन लेते हैं। गर्म कपड़े से क्या होता है, हमारे बॉडी जो हीट जनरेट हो रही है वो बाहर नहीं निकलने पाती, हमको हमारा शरीर गर्म करके रखता है। ऐसे ही कॉटन के कपड़े गर्मियों में क्या करते हैं, पोर्स रहते हैं कॉटन के कपड़ों में, आपका जो हीट है वो आराम से निकल सकता है और आप ठंडक महसूस करते हो। तो मेरे ख्याल से अब यहीं पे हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियोस को देखने के लिए। आप क्या करिए, आपको इन वीडियोस को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपका एग्जाम से पहले आप 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने के साथ साथ आप देखिए कि आपको इतने अच्छे से अगर समझाया जा रहा है तो बिल्कुल आप इसको ग्रास्प करिए, और रिसोर्सेज का हम जैसे जैसे हमारा बढ़ते जाएगा, हम सब कुछ सारी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।